हेलो एवरीवन। आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके पहले और 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाके पहले आप वो 2 लेक्चर्स देख लीजिए, बिकॉज उसमें हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 6 कंप्लीट कर लिया है। हमने इंट्रोडक्शन दे दी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की और आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, बिकॉज अभी हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज चलाई हुई है और हम डेली सुबह 8 बजे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7 से आज। सेक्शन 7 ये कहती है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। कौन से फैक्ट नेसेसरी हो जाएंगे? तो फैक्ट जो नेसेसरी है टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू, कोई भी ऐसी फैक्ट जो एक्सप्लेन कर रही है या इंट्रोड्यूस कर रही है किसी फैक्ट इन इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को, और विच सपोर्ट या तो वो सपोर्ट कर रही है, रिबट कर रही है एन इन्फरेंस suggested by fact in issue or relevant fact or which establish the identity of anything, किसी thing की वो identity establish कर रही है या किसी person की identity establish कर रही है, will be relevant, तो वो fact necessary हो जाएगी, वो fact relevant हो जाएगी। या ऐसी fact जो time fix कर रही है और place fix कर रही है at which any fact in issue या relevant fact हुई है, और which show the relation of the parties, या तो वो fact पार्टीज की रिलेशन को शो कर रही है। बाय whom any such fact was transacted, जिनके थ्रू ये फैक्ट को ट्रांजैक्ट किया गया, पाया गया, आर रेलेवेंट, ये सारे फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। तो हमने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स कहे। सबसे पहले तो हमारा ये फैक्ट इन इशू हो गया, दूसरा रेलेवेंट फैक्ट हो गया। अब कोई भी ऐसे फैक्ट जो सपोर्ट कर रहे हैं या रिबट कर रहे हैं या इन्फरेंस सजेस्ट कर रहे हैं बाई फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी। यहाँ पे ये बातों को भी ध्यान रखना है, जो आइडेंटिटी की बात कही, आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग, किसी थिंग की आइडेंटिटी हो रही है या किसी पर्सन की आइडेंटिटी की बात हो रही है। पर्सन की आइडेंटिटी या थिंग की आइडेंटिटी कैसे होती है? तो उसकी आइडेंटिटी होगी जब हम उस थिंग को कोर्ट में लाके दिखा देंगे। उस पर्सन की आइडेंटिटी कैसे होती है? आपको याद होगा हमने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में पढ़ा है, और नहीं भी अगर पढ़ा हो तो आप आगे चल के इन लेक्चर्स में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जो होता है जो या तो कोर्ट करवाती है या तो पुलिस ऑफिसर्स करवाते हैं। अब इलस्ट्रेशंस इसके देख लेते हैं। पहला इलस्ट्रेशन है, द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज विल ऑफ ए। क्या जो गिवन डॉक्यूमेंट है वो ए की विल है? स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी, ए की प्रॉपर्टी और उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी एट द डेट ऑफ एलिज्ड विल मे बी रेलेवेंट फैक्ट। वो रेलेवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे भाई, उनकी जो प्रॉपर्टी और उनकी फैमिली की जो प्रॉपर्टी की जो कंडीशन है उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो एलिज्ड विल है क्या वो विल ए की है, क्या वो डॉक्यूमेंट एक विल है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ए सूज बी फॉर अ लिबल imputing disgraceful conduct to A. B affirms that the matter alleges to be libelous is true. A ने B पर ये आरोप लगाया है कि बी ने लिबल कंडक्ट किया है। बी ये अफर्म करता है कि जो बातों को ए लिबल कह रहा है वो एक्चुअल में ट्रू है। द पोजिशन एंड रिलेशन ऑफ द पार्टीज, यहाँ पोजिशन और रिलेशन देखेंगे पार्टीज की एट द टाइम व्हेन द लिबल वाज पब्लिश्ड। लिबल के जब लिबल पब्लिश हुई थी उस वक्त, लिबल क्या होता है पहले? लिबल का मतलब होता है कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन फॉर्म में हम जब किसी की डिफेमेशन करते हैं, किसी को डिफेम करते हैं, दैट इज नोन एज लिबल। तो उस वक्त पोजीशन और रिलेशन क्या रही थी पार्टीज की वो हम देखेंगे। वो सारे फैक्ट यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट हो जाते हैं बिकॉज वो इंट्रोडक्टरी फैक्ट हो गए टू द फैक्ट इन इशू। The particulars of the dispute between A and B about a matter unconnected with the alleged libel, अगर किसी कोई भी ऐसा मैटर है या कोई भी ऐसा फैक्ट है जो अनकनेक्टेड है विद alleged libel, तो वो सारे फैक्ट irrelevant हो जाएंगे। Though the fact that there was a dispute may be relevant if it affected the relation between A and B. Though वो fact that there was a dispute may be relevant, हो सकता है वो relevant रहा हो if it affected the relation between A and B. Next comes, A is accused of a crime. The fact that soon after the commission of the crime A absconded from his house. A पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने कोई क्राइम कमिट किया है।
अब ये फैक्ट है कि सून आफ्टर द कमिशन ऑफ द क्राइम ए एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज हाउस, ए अपने घर से भाग गया, इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 6, तो ये सेक्शन 6 में रेलेवेंट हो जाएगा। एज कंडक्ट, सेक्शन 6 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप हमारे पुराने लेक्चर में जाके देख सकते हैं। सेक्शन 6 में कंडक्ट की बात करता है। तो इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में ए जिसे एक्यूज कहा गया है वो कब जैसे ही क्राइम कमिट हुआ उसके बाद वो अपने घर से भाग गया, तो ये रेलेवेंट हो जाएगा एज पर सेक्शन 6, क्योंकि ये कंडक्ट शो कर रहा है। एज कंडक्ट सब्सीक्वेंट, सब्सीक्वेंट कंडक्ट का मतलब होता है कि कंडक्ट जो बाद में हुआ, टू and affected by fact in issue. The fact that at the time when he left home, A had a sudden and urgent business at the place to which he went is relevant as tending to explain the fact that he left home suddenly. The details of the business on which he left are not relevant, except insofar as they are necessary to show that the business was sudden and urgent. तो यहाँ पे ये फैक्ट पाया गया कि ए ने अपना घर जल्दबाजी में या अपने घर से वो भागा है, जो हमने कहा है कि हाँ उसने क्राइम कमिट किया और वो अपने घर से एब्सकॉन्डेड है आफ्टर सच क्राइम। तो यहाँ पे अगर ये कहता है ए हैड अ सर्टेन अर्जेंट बिजनेस, ए ने ये कह दिया कि मेरे पास तो बहुत अर्जेंट मामला कुछ आ गया था बिजनेस डील के वजह से, मुझे जाना पड़ गया इसलिए मैं भाग गया, या इसलिए मैं जल्दी चला गया अचानक से, टू विच ही वेंट, तो वो एक रेलेवेंट फैक्टर हो जाएगा कि हाँ मे भी उसने हो सकता है कि सच में बिजनेस की वजह से ही वो वहां से गया हो, तो वो रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगी क्योंकि वो फैक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि उसे घर से जल्दी क्यों जाना पड़ा। अब ये बात की बात है कि हम बाद में देखेंगे कि उसका जो अर्जेंट बिजनेस था क्या वो अर्जेंट था या वो झूठ बोल रहा है, वो सब बात की बात है, बट इन प्रेजेंट सिनेरियो वो अर्जेंट बिजनेस एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। Illustration D. A sues B for inducing C to break a contract of service made by him with A. A ने B को सू किया for inducing C कि B ने C को ये उकसाया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दीजिए जो आप A के साथ कर रहे हैं। A ने B पे ये आरोप लगाया है कि B ने C को उकसाया है कि C और A के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो C ब्रेक कर दे। C on leaving A's service says to A, I am leaving you because B has made me a better offer. जब C ने A का बिजनेस या A का सर्विस छोड़ा तो उसने A से ये कहा कि मैं आपकी कंपनी इसलिए छोड़ रहा हूँ, मैं वजह दे रहा हूँ बिकॉज B ने मुझे एक बेटर ऑफर दिया है। दिस स्टेटमेंट इज रेलेवेंट, ये एक रेलेवेंट फैक्ट हो गया क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे मैटर C के कंडक्ट के बारे में, विच इज रेलेवेंट फैक्ट एज फैक्ट इन इशू। तो इस वाले इलस्ट्रेशन में हम लोग ये देख सकते हैं कि ए ने जो बी पे आरोप लगाया है क्या वो सही है या वो गलत है, वो सी के स्टेटमेंट पर डिपेंड कर रहा है। सी का स्टेटमेंट एक रेलेवेंट फैक्टर यहाँ पे बन जा रहा है। नेक्स्ट, ए एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ए इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ए ने चोरी की है ये कहा गया है, उस पर ये आरोप लगाए कि उसने चोरी की है। इज सीन टू गिव द स्टोलन प्रॉपर्टी टू बी, अब ये पाया जाता है कि ए बी को स्टोलन प्रॉपर्टी दे रहा था। Who is seen to give it to A's wife, जो B ने उस प्रॉपर्टी को A की वाइफ को दे दिया। B says as he delivers it, A says you are to hide this. B's statement is relevant as explanatory of a fact. क्या बात कही गई इलस्ट्रेशन ई में? A पर यह आरोप लगा है कि A ने चोरी की और ये देखा गया कि A ने वो चोरी का माल B को दिया, जो B ए की वाइफ को देकर आता है, और बी ने ए की वाइफ से ये कहा कि ए ने ये कहा है कि आपको ये चीज छुपानी है। तो बी की जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये एक्सप्लेनेटरी है, ये वो एक्सप्लेन कर रही है यहाँ के फैक्ट को, विच इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि ये भी ये जो ए का जो बी की जो ये स्टेटमेंट है ए सेज यू आर टू हाइड दिस, ये एक पार्ट हो गया ट्रांजैक्शन का, दिस इज व्हाई दिस इज रेलेवेंट। नेक्स्ट, ए इज ट्राइड फॉर अ राइट, ए को यहाँ पे ट्राई किया गया राइट के लिए, दंगे को मचाने के लिए, एंड इज प्रूव्ड टू हैव मार्च्ड एट द हेड ऑफ द मॉब। द क्राइज ऑफ द मॉब आर रेलेवेंट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब हम सेक्शन 8 नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड, और आपको ये सीरीज अगर पसंद आ रही है तो प्लीज
इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 8 पर बात करेंगे। थैंक यू।